एआईएडीएमके के हेडक्वार्टर के बाहर पन्नीरसेल्वम और पलनीस्वामी के समर्थक भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जयललिता की विरासत पर जंग है। नौबत यह आ गई कि पार्टी का झगड़ा सड़क पर आ गया और चेन्नई में पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर जंग का मैदान बन गया। ये सारा हंगामा तब हुआ जब एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचे पन्नीरसेल्वम गुट के लोगों को देखकर ही जाहिर हो गया कि वो हंगामा करने आए हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद पथराव शुरू हो गया। कुर्सियां फेंकी जाने लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पलनीस्वामी पर भड़के पन्नीरसेल्वम गुट के लोग गेट को धक्का देकर अंदर घुस गए, जिसके बाद जयललिता की पार्टी का झगड़ा सड़क पर आ गया। क्योंकि पन्नीरसेल्वम गुट का जवाब देने पलनीस्वामी गुट भी सामने आ गया। 2016 में जब जयललिता का निधन हुआ था, उसके बाद पार्टी पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के दोहरे नेतृत्व में काम कर रही थी। लेकिन खबर है कि पलनीस्वामी को यह फॉर्मूला मंजूर नहीं था, जिसके बाद एआईएडीएमके में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। एक ओर पन्नीरसेल्वम गुट ने पार्टी दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की, तो दूसरी ओर पलनीस्वामी ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली और पार्टी में डुअल लीडरशिप मोड को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद ईपीएस के नाम से लोकप्रिय पलनीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्त कर दिया गया। यही नहीं, पार्टी से पन्नीरसेल्वम की प्राथमिक सदस्यता तक खत्म कर दी गई, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। पन्नीरसेल्वम गुट गुस्से से आग बबूला हो गया। पार्टी हेडक्वार्टर पर तोड़फोड़ बढ़ गई। कई लोग तो पलनीस्वामी की तस्वीर पर चप्पल से मारते भी नजर आए, जिसके बाद खबर आई कि पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया है। खबर है कि ईपीएस यानी पलनीस्वामी गुट शुरू से चाहता था कि एआईएडीएमके में सिंगल लीडरशिप हो, लेकिन ओपीएस यानी पन्नीरसेल्वम गुट इसके खिलाफ था। खबर है कि 14 जून को चेन्नई में जो बैठक हुई थी, उसके बाद से ही सिंगल लीडरशिप की मांग तेज हो गई थी, जिसके बाद ओपीएस ने ईपीएस को एक चिट्ठी भी लिखी थी और मांग की गई थी कि जनरल काउंसिल की मीटिंग रद्द कर दी जाए। लेकिन पलनीस्वामी ने यह बात नहीं मानी, जिसके बाद पन्नीरसेल्वम ने जनरल कमेटी के 23 प्रस्ताव खारिज कर दिए। माना जा रहा है कि यह सब पन्नीरसेल्वम ने इसलिए किया ताकि जनरल काउंसिल की मीटिंग ना हो। लेकिन पलनीस्वामी ने बैठक की, क्योंकि खबर है कि उनके पास ज्यादा विधायकों और सचिवों का समर्थन था। पता तो यह भी चला कि ऐन समय पर पन्नीरसेल्वम गुट के कुछ लोगों ने भी पाला बदल लिया। यही नहीं, उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से भी झटका लगा, जिसके बाद पलनीस्वामी ने पन्नीरसेल्वम के जले पर नमक छिड़क दिया। उन्हें न केवल पार्टी से निकाला गया, बल्कि पलनीस्वामी पार्टी पर कब्जा करने में कामयाब होते नजर आए। महाराष्ट्र के पनवेल से कुछ लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की। यहाँ खाई में जा गिरी एक गाय का लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने रस्सी के सहारे खाई से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। वीडियो में लोग रस्सी के जरिए गाय को खींचते दिखे। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद सभी लोगों की मेहनत रंग लाई और गाय की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक इस गाय की एक टांग खराब है, जिसकी वजह से ये खाई में गिर गई थी। जिस समय लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पास में खड़े एक शख्स ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बना लिया, जो अब काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई इन लोगों की इंसानियत और बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहा। कर्नाटक में एक दिन पहले एक बार फिर आए भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों को बुरी तरह हिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक दक्कन के पठार में आता है और दक्कन का पठार भूकंप के लिहाज से एक सेफ जोन है, लेकिन इसके बावजूद वहां बीते 2 हफ्तों से बार बार भूकंप आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैली हुई है। एक दिन पहले भी सुबह दक्षिणी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और कोडगु जिले में भूकंप आया। हालांकि रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता महज 1.8 ही थी। लेकिन डरने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले उत्तरी कर्नाटक के विजयपुर में भी भूकंप आया था और वहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की ताकत 4.4 मापी गई थी। कर्नाटक में भूकंप के झटकों का ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है और न ही ये 1-2 दिन पहले शुरू हुआ। वहाँ धरती के अंदर कंपन का सिलसिला 26 जून से चल रहा है। 26 जून से अब तक कर्नाटक के कोडगु, दक्षिण कन्नड़, हासन, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और विजयपुर जिलों में भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। इसी वजह से बार बार आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों की नींद उड़ाई हुई है। कर्नाटक दक्कन के पठार में आता है, जो कि ऐसा सुरक्षित इलाका है जहां भूकंप से तबाही का ज्यादा खतरा नहीं है। भारत को सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे कम खतरनाक के हिसाब से 4 साइज्मिक जोन में बांटा गया है। इनमें जोन 2 में बड़ा भूकंप आने की संभावना सबसे कम है। इसी जोन में दक्कन का पठार आता है, लेकिन फिर भी वहां लगातार भूकंप आ रहे हैं। हालांकि भूवैज्ञानिकों का कहना है कि कर्नाटक में आ रहे भूकंप से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके झटके काफी हल्के हैं। उल्टा उनका तो मानना है कि भूकंप के ये हल्के झटके जरूरी हैं और अच्छे भी हैं, क्योंकि उनके जरिए धरती के अंदर बना दबाव बाहर निकल रहा है
और जमीन के भीतर दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप लगातार आगे बढ़ रहा है। हर साल भारतीय उपमहाद्वीप 0.5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। इस वजह से वहां जमीन के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। उस उथल पुथल की वजह से दबाव बनता है और वो दबाव कर्नाटक में भूकंप के इन हल्के झटकों के रूप में बाहर निकल रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वो दबाव बाहर ना निकले और जमीन के अंदर बनता ही रहे तो काफी बड़ी तबाही मचा सकता है। ऐसे में उस दबाव का भूकंप के हल्के झटकों में बाहर निकलना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी इन झटकों को हल्के में नहीं लिया गया। बताया गया कि उनकी वजह का पता लगाने के लिए राज्य सरकार, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने कर्नाटक के कोडगु जिले का दौरा किया, जिसके बाद पता चला कि वहां जमीन के अंदर 100 किलोमीटर लंबा एक वीक जोन है, जिसकी वजह से वहां भूकंप आ रहे हैं। वहीं विजयपुर जैसे उत्तरी कर्नाटक के जिले में भूकंप आने की वजह भीमा और कृष्णा नदी बताई गई, क्योंकि वो दोनों बड़े फॉल्ट जोन हैं। न्यूज 18 ने भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि दक्कन का पठार पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल की नजर से भले ही काफी स्थिर है, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं है। हैदराबाद मुंबई जो मेजर फॉल्ट है, ये इसको प्रभावित करता रहता है। इसी वजह से कर्नाटक में अक्सर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर ज्यादा तीव्रता का भूकंप नहीं आता। बढ़ती जनसंख्या पर फिर बहस छिड़ गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठाया। सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए कानून के बजाय जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। उधर इस बीच यूपी के योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान जनसंख्या नियंत्रण पर जरूरी कदम उठाने की वकालत की। मूसेवाला केस में जिस आरोपी सतबीर सिंह पर लुधियाना की जेल में हमला हुआ, उसे लेकर न्यूज 18 इंडिया को नई जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि सतबीर सिंह घोड़ा बेचने का काम करता था और इसी धंधे की वजह से वो हथियारों के सप्लायर संदीप कालो के संपर्क में आया था। और इस नई जानकारी का पता लगाने के लिए न्यूज 18 की टीम सतबीर के गांव पहुंची। अमृतसर जिले के जिस तलवंडी राय दादू गांव में सतबीर का घर है, उस गांव से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में सतबीर पर हमला हुआ था। सतबीर पर आरोप है पंजाब पुलिस के मुताबिक कि उसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो शूटर थे वो भटिंडा पेट्रोल पंप गए थे और उनको हथियारों की सप्लाई हुई थी। जेल में हमला होने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो सतबीर के घर आया है। न्यूज 18 की टीम जब सतबीर के घर पहुंची तो वहां एक अस्तबल दिखाई दिया, जहां कई घोड़े बंधे दिखाई दिए। सतबीर के पिता ने बताया कि हथियार सप्लायर संदीप कालो के लिए उनके बेटे सतबीर ने 81 लाख का एक घोड़ा उधार में खरीदा था और पिता को शक है कि उसी उधारी को खत्म करने के लिए जेल में उस पर हमला कराया गया। जो संदीप सिंह सोना है उसको हमारे बेटे ने 81 लाख की घोड़ी लेकर दी है, तो वो भी साजिश हो सकती है कि उनसे 81 लाख रुपया लेकर वो जिनसे घोड़ी लेकर दी है उनको देना है। सतबीर सिंह की तरह ही मूसेवाला केस में दूसरे आरोपी संदीप कालो का घर भी पाकिस्तान की लगती सीमा के पास है। संदीप कालो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है और उसके घर से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 12 किलोमीटर है। इसीलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं मर्डर के लिए हथियार पाकिस्तान से तो नहीं मंगाए गए और फिर उन्हें सतबीर और संदीप कालो ने तो उन हथियारों को शूटर तक नहीं पहुंचाया। सतबीर को उसके एक दोस्त हैं संदीप सिंह कालो, उन्होंने 19 मई को फोन किया कि सतबीर ऐसे हैं कि मेरे पास आए कि इन्हें हरी के तक छोड़ाओ। सतबीर पर आरोप है कि उसने मूसेवाला मर्डर केस में 3 शूटर्स को कार मुहैया कराई और उन्हें भटिंडा तक छोड़कर आया। इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर लुधियाना जेल में जाने के बाद उसकी दूसरे दिन ही पिटाई कर दी गई। खबर है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बाद भारत ने रूस से केवल कच्चे तेल का इंपोर्ट ही नहीं बढ़ाया बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर रूस में निवेश भी बढ़ाया। रूस में भारत की कंपनियां अब अमेरिका और जापान की कंपनियों का विकल्प बन रही हैं, जिनकी वजह से रूस और भारत के बीच सहयोग पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। प्रतिबंधों के कारण अमेरिका और जापान की कंपनियों ने अचानक रूस से बोरिया बिस्तर बांध लिया। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े रूस के प्रोजेक्ट भी बीच में अटक गए। इनमें सबसे अहम है साखलिन-1 प्रोजेक्ट। साखलिन असल में रूस के पूर्वी छोर पर एक टापू है जहां कच्चा तेल निकालने का रूस का काफी पुराना प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और जापान की कंपनियों का था जो प्रतिबंध लगने के बाद रूस से निकल गए। यही वजह है कि साखलिन-1 से तेल का उत्पादन अचानक काफी कम हो गया। लेकिन रूस को उम्मीद है कि भारत इस मुश्किल वक्त में उसका बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा।
भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश पहले से इस प्रोजेक्ट में शामिल है। अभी तक साखलिन-1 प्रोजेक्ट में 4 हिस्सेदार थे, रूस, भारत, जापान और अमेरिका। इनमें रूस की कंपनियों का हिस्सा 20% था। भारत की ओएनजीसी विदेश का हिस्सा भी 20% था, जबकि 30% जापान और अमेरिका की कंपनियों का था। लेकिन अमेरिका और जापान की कंपनियां प्रतिबंधों के कारण रूस में अपना कारोबार बंद करके निकल गईं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन लगभग बंद सा हो गया। जहां रोजाना 4 लाख बैरल कच्चा तेल निकाला जाता था, वहां से रोजाना का उत्पादन घटकर सिर्फ 10,000 बैरल पर पहुंच गया। लेकिन ओएनजीसी विदेश ने अब पूरी तरह काम की बागडोर अपने हाथों में लेकर नए सिरे से उत्पादन शुरू कर दिया, जिसमें तकनीक और उपकरण भी भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश के ही इस्तेमाल होने लगे। अब ओएनजीसी विदेश पर ही इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी है। खबर है कि भारतीय कंपनी की मदद से साखलिन-1 प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से रूस ने तगड़ा सबक लिया है। अब रूस अमेरिका या जापान पर भरोसा करने के मूड में नहीं है, इसलिए साखलिन-1 प्रोजेक्ट को केवल भारत और रूस की कंपनियां ही संभालेंगी। इससे भारत और रूस के बीच कारोबारी सहयोग का एक नया चैप्टर तो शुरू होगा ही, भारतीय कंपनियों को ज्यादा मुनाफा कमाने का एक नया मौका भी मिलेगा। ऊपर से ऊर्जा के मामले में भारत को सुरक्षा भी मिलेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को हेरल्ड केस में 21 जुलाई को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। यूपी के फतेहपुर में 27 लोगों का एक ऑटो में सफर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने पर इस ऑटो का 11,500 रुपए का चालान काट दिया। निशानेबाज अर्जुन बबूता ने विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश ने दस्तक दी है। लगातार हो रही बारिश से